मिशन हिंदी यूपी बोर्ड में आप सभी लोग का स्वागत है और स्वागत रहेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं 2026 के अंतर्गत हिंदी का न्यू पैटर्न बुक, जिसमें आज हम सभी लोग पढ़ा जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। और ये जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, ये आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो जो रेखांकित अंशों की व्याख्या करके पूछा जाता है, और इसमें सबसे पहले पाठ को पढ़ा जाएगा। इसमें सबसे पहले ये जो राष्ट्र का स्वरूप है, यानी इसमें सबसे पहले पाठ को पढ़ा जाएगा, फिर जीवन परिचय को देखा जाएगा, और उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या देखा जाएगा। और जो राष्ट्र के स्वरूप के बारे में जो प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो सब प्रश्न देखा जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप। ये जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसमें देखिएगा, ये जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसमें 10 नंबर आप लोग को रेखांकित अंशों की व्याख्या करके पूछा जाता है। और जो राष्ट्र का स्वरूप लिखे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उनका जो जीवन परिचय, तो आप लोग को 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। और 1-2 नंबर का बहुविकल्पी यानी MCQ क्वेश्चंस आ जाता है। यानी टोटल राष्ट्र का स्वरूप टोटल आप लोग को 16 से 17 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का हिंदी का पेपर यही पास और फेल करवाता है। तो आप लोग अच्छे से जुड़ जाइएगा। और चैप्टर को सबसे पहले हम लोग राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर, इसको पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद से जीवन परिचय को देखा जाएगा, और उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या को देखा जाएगा, और फिर जो भी क्वेश्चंस बनेगा हर एक क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र यानी भारत देश, यानी देश। स्वरूप यानी सौंदर्य, सौंदर्य यानी कैसा, हर एक चीजों के बारे में इसमें देखा जाए। तो राष्ट्र के स्वरूप में टोटल हम लोग को 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है। 3 टॉपिक के बारे में जो आप लोग का है, भूमि, जन और संस्कृति। भूमि, जन और संस्कृति के बारे में देखा जाएगा। भूमि यानी पृथ्वी यानी धरती के बारे में, जन यानी मनुष्य के बारे में, संस्कृति यानी बोलचाल, रहन, भाषा, हर एक चीज के बारे में देखा जाएगा। तो राष्ट्र के स्वरूप को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इसके 3 अंग को देखा जाएगा। जो तीनों अंग भूमि, जन एवं संस्कृति के समग्र विकास पर बल दिया गया है। भूमि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से पालन करती है। जो भूमि यानी माता, पृथ्वी माता होती हैं, उनमें हम लोग को मानी मनुष्यों में मतभेद हुआ करता रहता है, लेकिन जो भूमि यानी पृथ्वी होता है, पृथ्वी होती है माता, उनमें किसी भी प्रकार की मनुष्यों में मतभेद नहीं पाया जाता है। तो जो भूमि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से पालन करती हैं। जन राष्ट्र का आधार स्तंभ है। जो जन है राष्ट्र का आधार स्तंभ है। यदि मनुष्य रहेगा ही नहीं, तो पृथ्वी का विकास करने से और होने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पृथ्वी पर मानव का विकास असीमित, यानी इसका कोई सीमित नहीं है, और अपने श्रम एवं कर्म से जन राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। जो संस्कृति होती है और राष्ट्र की आत्मा है, और इसे पुष्प की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके अभाव में राष्ट्र की कल्पना बेमानी हो जाती है। लेखक ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जहां वर्तमान के बारे में पढ़ा जाएगा, भूत एवं भविष्य में एक रूपता हो, ऐसे। तो राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन हेतु राष्ट्र के सभी अंगों को पल्लवित एवं पुष्पित होने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो ये आप लोग का चैप्टर का इंट्रो था, जो आप लोग को इतने लाइन में सारा डिटेल में बता दिया गया है। अब इसके बाद चैप्टर को पढ़ा जाएगा, जो हम लोग को मेन 3 टॉपिक पर ध्यान दिया जाएगा, भूमि, जन और संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में देखा जाएगा, और फिर सेकेंड नंबर पे मनुष्य के बारे में देखा जाएगा, और थर्ड नंबर पे उनकी संस्कृति के बारे में डिटेल अध्ययन किया जाएगा। तो आप सभी लोग बुक खोल करके और अच्छा से बैठ जाइएगा, और बुक के साथ और हमारे साथ ही साथ आप लोग भी अंडरलाइनिंग करके किताब को यानी बुक को पढ़ते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चंस इसमें बनेगा हर एक चीज़ को बताया जाएगा, और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अब भूमि के बारे में, सबसे पहले भूमि के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए भूमि के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूमि के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
यानी भूमि भूमि पर बसने वाला जन, जन यानी मनुष्य, भूमि भूमि पर, यानी आप लोग को ये आइडियो में जैसे एक बुक को सुना जाता है, स्टोरी सुना जाता है, वैसे आप लोग की स्टोरी सुन करके याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के 10 नंबर में आता है। तो कैसे सुनना है और कैसे याद करना है, तो सुनते रहिए कि भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखिएगा, मेलन मेलन यानी सम्मेलन इसमें होना चाहिए, जन भूमि संस्कृति, तो राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से, जो ये भूमि है इसका निर्माण देव ने किए हैं, देवों ने किया है। और ये जो पृथ्वी का निर्माण अनंत कालों से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इसकी जो भौतिक रूप है बहुत ज़्यादा सौंदर्य यानी अच्छी है, और इसके समृद्धि के प्रति यानी इसके विकास के प्रति हम लोग सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, यानी भूमि यानी पृथ्वी के बारे में हम लोग जितना ही जानेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यानी माता है। जो ये पृथ्वी है सच्चे अर्थ में, यानी समान अर्थों में देखा जाए और सच्चे अर्थों में देखा जाए, तो ये समस्त राष्ट्रीय यानी जितने भी पॉपुलेशन, जितने भी राष्ट्रीय के लोग हैं, सब विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतने ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी अंकुर देखिएगा, यानी राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतनी ही राष्ट्रीय भाव की अंकुर जो होगा पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी हम लोग का धर्म बनता है कि भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए और उनके बारे में पढ़ा जाए और हर एक चीज़ों को देखा समझा जाए। तो इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी पृथ्वी के बारे में जो भी प्रश्न यदि आप लोग के माइंड में हमें छोटी हो या बड़ी हो, उसका प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सागोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिएगा और लाइनिंग बना बना करके पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यानी उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, देखिएगा, जो पृथ्वी को सींचता है, यानी मेघ यानी बादल, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर के अपने अमृत जल से इस पृथ्वी को सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी उनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना चाहिए कि उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृण, लता, वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। यानी जो पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, यानी मेघ, उसके बारे में भी हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। और मेघ जलों से परिवर्तित होकर के जो तृण यानी लता और वनस्पति विकसित होती है, उसके बारे में भी उसका परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, जब हर एक चीज़ के बारे में हम लोग सोचा जाएगा, समझा जाएगा, तो जाहिर सी बात है ज्ञान का कपाट खुलेगा। तो इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकारों से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं, देखिएगा ये डायरेक्ट लाइन उठा करके पूछता आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी जो पहाड़ का निर्माण होता है वो कैसे होता है, मिट्टी का ढेर जम जाना वो कैसे होता है, इकट्ठा हो जाना कैसे होता है, इसी सब के बारे में कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती हैं,
उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, ये भी और भूमि के बारे में भी और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे अब देखते हैं कि नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों ने प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। यानी जो नाना भांति के अनगढ़ नग्य, जो अनगढ़ यानी नाना ने अनेक प्रकार की अनगढ़ नग बिंद की नदियों से प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पालदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जैसे सोने को जितना बार काटा जाएगा वहाँ से नई सौंदर्य उसका प्रस्फुटित होती है, यानी फूट पड़ती उसकी सुंदरता, वही बोला गया है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान भी होना चाहिए, उनका ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। अब देखा जाएगा कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, पृथ्वी यानी जमीन और आकाश यानी पाताल के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी धरती से लेकर के और पाताल तक, यानी नीचे से ऊपर तक जो भी इस ब्रह्मांड में समग्र चीज़ें हैं, यदि उसके बारे में हम लोग न जाना जाए, क्वेश्चन न पूछा जाए, तो हर एक चीज़ के बारे में न समझा जाए, न जाना जाए, तो हम लोग सोए हुए के समान हैं। ऐसे नेक्स्ट है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर, यानी विज्ञान यानी साइंटिफिक नेचर से और उद्यम यानी कर्तव्य वाले, तो दोनों को मिलाकर राष्ट्र और भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी कोई बिना भाग लिए बचा न रह जाए। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग का एक टॉपिक कंफर्म हो गया और एक टॉपिक पूरा डिटेल में खत्म हो गया भूमि के बारे में। अब भूमि हो गया धरती के बारे में, अब उस पर रहने वाले जन के बारे में पढ़ा जाएगा कि यानी उन लोगों का भी क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तब अब हम लोग जन के बारे में देखा जाएगा, यानी सेकेंड टॉपिक जन के बारे में। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। जो मातृभूमि है उस पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। फिर राष्ट्र की कल्पना कौन करेगा? तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी माता के प्रति माता की संज्ञा प्राप्त करती है जन की वजह से। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी कैसे संस्कृत का यहाँ पे श्लोक बोला गया है कि माता भूमि पित्रोयम पुत्रोयम पृथिव्या, यानी माता भूमि है पुत्रोयम पृथिव्या, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के समान पुत्र हैं। तो भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसे करके आप लोग पढ़िएगा। तो फिर अब आगे देखा जाएगा कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगता है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है।
जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम व मातृभूमि के लिए इस द्वारा इस प्रकार प्रकट होता है। जैसे कैसे, तो कैसे प्रकट होता है कि नमो मात्रे पृथव्य, नमो मात्रे पृथव्य, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। नमो मात्रे पृथव्य, नमो मात्रे पृथव्य, जो भी रेखांकित अंशों में ऐसे श्लोक देगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। तो यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। जो प्रणाम होता है भूमि के प्रति, वही भूमि और जन के बीच का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन यानी उसका विनाश कर देगा। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। यदि स्वार्थ के लिए पुत्र माता के प्रति यदि प्रेम करना स्टार्ट कर दे तो पुत्र का अधोपतन यानी विनाश हो जाएगा। ये आप लोग के जन के बारे में ये भी पढ़ा जा रहा है। तो चलिए अभी और आगे देखते हैं। तो वह आगे देखा जाए कि जो यानी उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव का पुत्र स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है, यानी ये वह एक स्वार्थ नहीं निस्वार्थ वाला है। और स्वार्थ के लिए यदि पुत्र का माता के प्रति प्रेम हो तो पुत्र का अधोपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। क्या? तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है और इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है। उनमें ऊंचे और नीच का भाव नहीं होता है। आजकल के डेट में ये बहुत ज़्यादा जाति प्रथा है। तो ये जो भूमि के बारे में लिखा गया है, तो भूमि नहीं ये मानती है कि कोई यहाँ पे ऊंच है या नीच, सबको समान भाव से अपना पुत्र स्वीकार करती हैं। तो जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के ही पुत्र हैं। चाहे कुछ भी कोई मान ले, ये मातृभूमि यानी भूमि माता के ही पुत्र हैं। और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, मिलना जुलना के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार मिलता है। तो किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, सबको ले देकर चलना पड़ेगा। और अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सूध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होनी चाहिए। एक किसके बारे में सब बताया जा रहा है? तो जन के बारे में, यानी हमको और आप लोग के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग भी आगे चल करके जाति व्यवस्था में मत फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता। यहाँ पे स्पष्ट वर्ड में लिखा गया है कि किसी जाति को छोड़ करके आगे राष्ट्र नहीं बढ़ सकता है, यानी किसी जन को पीछे छोड़ करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, सबको लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और है जन के बारे में, उसको भी देख लिया जाए। तो ये भी देखिएगा, ये भी डायरेक्ट लाइन पूछता है कि जन का प्रवाह अनंत है, यानी जन का भी कोई लिमिट नहीं है और उसका कहीं किनारा नहीं है। तो सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक
सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नहीं उड़ती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी जो राष्ट्र निवासी है जन नई उड़ती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होगा। ये आप लोग के जन के बारे में बता दिया गया। यानी भूमि भी खत्म हो गया और जन भी खत्म हो गया। और एक लास्ट ऑफ टॉपिक आप लोग के पास बचेगा संस्कृति के बारे में। यानी पहले भूमि का निर्माण हुआ, फिर उस पर जन आए और उसके बाद से संस्कृति का निर्माण हुआ। ये राष्ट्र का तीसरा अंग माना जाता है। अब इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि जो जन होता है उसका स्वाभाविक नेचर, यानी हर एक चीज उसका क्या होता है, संस्कृति के बारे में देखा जाए तो संस्कृति के बारे में देखा जाएगा कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कंबंध मात्र है। यानी जब जन रहेगा नहीं तो संस्कृति का निर्माण होगा कैसे, और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप हो जाना समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित होता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में ही हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है और प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। और इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृति राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, यानी मिलान। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सम्मेलन यानी मेलन रहना चाहिए, उसे समन्वय बोला जाता है। तो परंतु उनका सबका मूल आधार यही है कि पारस्परिक समन्वय पर निर्भर होता है। तो चलिए थोड़ा सा और बचा है संस्कृति के बारे में, उसका भी देख लिया जाए। ये जो पैराग्राफ पढ़ा जाएगा बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये प्रीवियस सेट पेपर को उठाकर देख लीजिएगा, मॉडल पेपर को। ये डायरेक्ट लाइन पूछा जाता है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता और वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। यानी देखिएगा इसमें एक रूपता के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया जा रहा है, समन्वय के बारे में, कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह अनेक जल के प्रवाह मिलकर के नदियों के रूप में मिलकर के समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। अब उसके आगे को देखा जाए तो एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय के यहाँ पे देखिएगा कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा यानी मिलजुल कर के रहने के लिए इस बुक के यानी राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है कि आप सभी लोग मिलजुल करके रहिएगा। यानी समन्वय यानी जहाँ भी एकजुटता देखी जाएगी वहाँ का जो जीवन होगा राष्ट्र का सुखदायी रूप, यानी वहाँ का सुखदायी रूप यानी सुखी, सब सुखी रहेंगे लोग, देखने को प्रतीक होगा। आगे देखा जाएगा कि साहित्य, कला, नृत्य और गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है
वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूपों की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। यानी देखिएगा, इसमें बाह्य रूप की दृष्टि से यानी बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। यदि आंतरिक दृष्टि से उसी को देखा जाए तो एक सूत्रता यानी एक समान दिखाई देते हैं। तो जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, और इस प्रकार का उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्रों के लिए स्वास्थ्यकर होता है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट बस अब एक पैराग्राफ और बचा है आप लोग के पास। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने जीवन में सछात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ये आप लोग का था राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग राष्ट्र का स्वरूप जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है, अब उनका जीवन परिचय को पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद से इनका जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है उसको देखा जाएगा। फिर उसके बाद से जो क्वेश्चंस इसमें बनेगा, ये आप लोग का बहुविकल्पी एमसीक्यूज करके इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा, जो आप लोग के 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।